सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। हमारा आज का चर्चा का विषय है कौन पूछेगा सवाल, कौन देगा जवाब। संदर्भ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच हुए सवाल जवाब। राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा लगातार ट्विटर पर सवालों की झड़ी लगा दी गई, इस अपेक्षा के साथ कि राहुल गांधी इसका जवाब दें। और राहुल गांधी अगर जवाब नहीं देते हैं तो पत्रकार साथी उनसे इनके जवाब मांगे, जिस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कौन है ये नड्डा। उन्होंने ये भी कहा कि नड्डा कोई हिंदुस्तान के प्रोफेसर तो है नहीं कि उनकी हर बात का जवाब दें। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो ट्वीट करके पूछा था कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते को रद्द करेंगे, क्या राहुल उस पैसे को वापस लौटाएंगे जो चीनियों द्वारा उनके परिवार के ट्रस्ट को दिया गया, क्या कांग्रेस की नीतियां उन्हीं चीनी पैसों द्वारा बनती रहेंगी। तो इस प्रकार के तमाम सवाल थे, लेकिन राहुल गांधी का मानना था कि इस प्रकार के सवालों का मकसद किसानों के संदर्भ में वो जो बात करने के लिए आए हैं उससे डिस्ट्रैक्ट करना था, उससे उन्हें विचलित करना था और वह इसके लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि किसान उनसे सवाल करें, वह उनके जवाब देंगे। राहुल गांधी कुछ गुस्से में भी रहे। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग मुझे गोली मार सकते हैं लेकिन मुझे छू नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक ऐसा राजनीतिक दल जो इस देश में सत्ता में है, स्पष्ट बहुमत के साथ है, भले उस दल का यह भी दावा हो कि वह दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, पर आज की तारीख में इस बात पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं कि वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए राहुल गांधी बाध्य नहीं है। पर राहुल गांधी ये सवाल उठाएं कि ये नड्डा कौन है, तो फिर जाके इस सवाल का जवाब खोजने की जरूरत पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बात का जवाब देने के लिए देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सामने आए कुछ ही देर बाद। उन्होंने कहा हम बताते हैं कि जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन भाजपा को इतनी बेचैनी क्यों है? इस प्रकार की भाषा की शुरुआत के संदर्भ में आरोप यह है कि यह सिलसिला तो खुद भाजपा ने शुरू किया था। यह पप्पू कह के बात करने के सिलसिले को किसने जनमानस के बीच में लेकर आए? क्या वह भाषा की दृष्टि से उतना ही शालीन, उतना ही सभ्य माना जा सकता है जितना राहुल गांधी के द्वारा की गई बात की प्रतिक्रिया में भाजपा कह रही है? आज हम इसी मसले पर बात करेंगे कि उन सवालों पर जाने के स्थान पर व्यक्ति के बयानों पर हम क्यों केंद्रित होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जानने की कोशिश यह भी करेंगे कि राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब भाजपा नहीं देना चाहती और भाजपा के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने से राहुल गांधी क्यों बच रहे हैं। और जब ये दोनों ही जिम्मेदार पार्टियां और जिम्मेदार राजनेता सवालों के जवाब देने से बचेंगे तो इस लोकतांत्रिक देश में फिर इनके जवाब कहां से आएंगे, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन इस पर हम बात करें और उन 4 खास मेहमानों से आपका परिचय कराएं जो इस चर्चा का हिस्सेदार बनने के लिए आज हमारे साथ हैं। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र भाषा की सभ्यता और संस्कृति को समर्पित है। इस देश में महाकवि हुए हैं भर्तृहरि, उन्होंने कुछ लिखा और उसी को हम विचार सूत्र के रूप में आज लेकर आए हैं। भर्तृहरि ने लिखा कि केयूराणी न भूष्यंति पुरुषम हीरा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाणेक्का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यत क्षीयन्ते खलु भूषणानि संतता। वाघभूषणम भूषणम अर्थात कंगन मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते, न ही चंद्रमा की तरह चमकते हार, न ही सुगंधित जल से स्नान, देह पर सुगंधित उपटन लगाने से भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती और न ही फूलों से सजे बाल ही मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। केवल सुसंस्कृत और सुसज्जित वाणी ही मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। भाषा के स्तर पर, उसकी अभिव्यक्ति के स्तर पर यह संस्कार विरासत में इस देश को मिला है और इस देश के तमाम राजनीतिज्ञ जो इस समय सत्ता के शिखर की ओर अग्रसर हैं, उनके भाषा के स्तर पर यह संस्कार कहां विलोपित हो जाते हैं, यह हमारे लिए चिंता का और चिंतन का दोनों का विषय होना चाहिए। अब हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं। जो हमारा सवाल था कि कौन सवाल करेगा और कौन जवाब देगा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ में प्रियंका गुप्ता हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। मृत्युंजय झा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, वह भी हमारे साथ इस चर्चा में खास तौर पर जुड़ रहे हैं। निशांत वर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा में हिस्सेदारी के लिए मौजूद हैं।
यूं वो राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन भाजपा को शिकायत रहती है कि उनके प्रति वो कुछ ज्यादा ही सख्त रहते हैं। देखिए आज उनकी सख्ती किस स्तर तक रहती है। और हमारे साथ में इस देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार विनोद अग्निहोत्री जी भी एक बार फिर सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मृत्युंजय झा जी से करते हैं और मृत्युंजय जी, जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है, राहुल गांधी के संदर्भ में यह सूचना सुबह ही सार्वजनिक हो गई थी कि राहुल गांधी किसान आंदोलन के संदर्भ में देश के पत्रकारों से बात करेंगे। भाजपा को इतनी बेचैनी क्या हुई राहुल गांधी की पत्रकारों से बातचीत के संदर्भ में कि तुरंत आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे काम छोड़कर ट्विटर पर बैठ गए और धाड़ लगातार बात करने लगे। इतना डरते क्यों है राहुल गांधी से आप लोग? देखिए, विषय ये नहीं है कि उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है जी। आज देश की राजनीति जिस प्रकार से किसान आंदोलन को लेकर के और इन बड़े विषयों को लेकर के और पूरे सिस्टम को और डिस्टर्ब करना और सरकार कई बार उनको वार्ता के लिए बुलाना, फिर उसको संरक्षण देने का काम करना, उसको जाके उस्काने का काम करना, जो विषय नहीं है उस विषय के को बना करके उस विषय से लेकर किसानों को आंदोलित करना। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सारे विषयों को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस एक केंद्र बिंदु बनी है, मुझे लगता है कि जब इस तरह की बातें होती है तो माननीय नड्डा जी ने जब प्रश्न उठाया वो इसलिए उठाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए हैं और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है प्रेस, और उसके सामने अपनी बातों को रखे, जिन बातों को हम चाहते हैं कि आप सार्वजनिक करें कि आपके इसमें क्या विचार है, आप किस प्रकार की सोच रखते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई अलग इसको नहीं समझना चाहिए। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के नाते आप भी प्रश्न करते हैं और जिनको संवाददाता सम्मेलन करना होता है वो भी अपने विषय को रखते हैं जी। और एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते हमारे नेता ने जब इस विषय को रखा कि इन विषयों को भी उनको शामिल करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इससे राहुल गांधी को गुरेज नहीं करना चाहिए, उसको इतना गुस्साना नहीं चाहिए कि वो प्रोफेसर है क्या मैं उनके प्रश्नों का जवाब दूंगा। अगर शायद प्रोफेसर के प्रश्नों का ही वो जवाब देंगे या इस देश के अंदर कोई भी प्रश्न जब करता है, जैसे सत्ता पक्ष हो या कोई विपक्ष के अन्य पार्टियां भी हो, तो मुझे लगता है कि उसका जवाब देना चाहिए। दो सवाल है आपसे मृत्युंजय जी मेरे। इस देश में संसद है, उस संसद के सम्माननीय नड्डा जी भी सदस्य हैं, उस संसद के सदस्य सम्माननीय राहुल गांधी भी हैं। राजनेताओं को परस्पर सवाल जवाब करने उसके लिए संसद एक उपयुक्त मंच है जहां आप कर सकते हैं। राहुल गांधी पत्रकार वार्ता करने जा रहे हैं और उसको लेकर सवाल जेपी नड्डा कर रहे हैं। दो सवाल आपसे इससे जुड़े हुए। इस देश के पत्रकारों पर भरोसा नहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि उन्हें लगा कि इस देश के पत्रकारों में वो काबिलियत, वो क्षमता, वो योग्यता नहीं है कि वो इस देश में पूछे जाने वाले प्रश्न राहुल गांधी से कर पाएंगे। इसलिए लगा कि पहले इन प्रश्नकर्ताओं को मैं अपनी तरफ से प्रश्न दे दूं कि वो इन पे सवाल करें, एक। और दूसरा, संसद के प्रति भरोसा नहीं भारतीय जनता पार्टी को कि उसे लगता है कि ये सवाल हम संसद में कर सकते हैं, इसलिए पत्रकार वार्ता के माध्यम से भी सवाल जवाब कर ली जाए तो अच्छा रहेगा। बेहतर हो कि भाजपा पत्रकारों की जगह खुद ही कांग्रेस की पत्रकार वार्ता में शामिल होना शुरू कर दे सवालों के जवाब लेने के लिए। कैसा लगता है आपको यह सुझाव? तीन सवाल आपसे। हिमांशु जी, मैं आपसे एक विषय पूछना चाहता हूं जी। इस देश में अगर लोकतंत्र में, इस देश में सबसे ज्यादा सम्मान करने का काम किसी दल ने किया और किसी सरकार ने किया, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया, जब पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनाया और उन्होंने इस विषय को उठाया कि पत्रकारिता को स्वतंत्रता देनी चाहिए और इस विषय को रखने के लिए उनको स्वतंत्र करना चाहिए, उनको प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए या इस प्रकार से रुकावट नहीं पैदा करना चाहिए जो कांग्रेस के शासनकाल में होता रहा है। और दूसरी बात, इसलिए हम पत्रकार के प्रति सम्मान करते हैं, उनको विषय जब रखते हैं तो उन विषय के साथ हम भी खड़े होते हैं और हम उन विषयों को लेकर चलते भी हैं। उनके कई बड़े बड़े प्रश्न उठाए हैं पत्रकार लोगों ने, आप मीडिया के से जुड़े हुए लोगों ने, उस विषय को सरकार ने अपने एजेंडे में भी शामिल किया है, उसको सुधार करने का प्रयास भी किया है। दूसरी बात, सदन में जहां तक विषय रखने का सवाल है, सदन में जब चलती है तो हम पूरे सवाल भी रखते हैं, वहां जवाब भी लेते हैं। लेकिन मैंने टेक्निकल ये कहा कि सदन जब चलेगी वो सदन के समय सारे विषय को रखे जाएंगे, लेकिन जिन बातों को रखने का काम चूंकि मीडिया के माध्यम से देश की एक, मैंने कहा ना, देश का जो एक आइडिया है, जो देश का वातावरण है, उसमें मीडिया की बड़ी भूमिका है। और जब मीडिया में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो सूचक होता है कि किन विषयों को मीडिया में लिया जा रहा है और विषयों को कितना प्रस्तुति किया जा रहा है। मुझे लगता है कि मीडिया में उन सभी बातों की भी प्रस्तुति होनी चाहिए कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है
और उन विषयों पर विपक्ष के क्या विचार है। अगर ये विचार भी सार्वजनिक होते हैं और मीडिया के माध्यम से होते हैं तो मुझे लगता है कि इससे विषय की स्पष्टता जल्दी होती है। मृत्युंजय जी ने मेरे सवालों के उत्तर दिए नहीं, उनसे सीधा सवाल था, पत्रकारों में भरोसा नहीं जो आप चाहते हैं कि हमारे लिखे हुए सवालों को आप पत्रकार वार्ता में पूछिए। बाकायदा जगत प्रकाश नड्डा जी का ट्वीट है, आई होप राहुल गांधी गेदर्स द करेज टू आंसर दीज क्वेश्चन, इफ ही डजंट आई अर्ज अवर हार्ड वर्किंग मीडिया फ्रेंड्स टू आस्क हिम दीज क्वेश्चंस। कुल मिलाकर नड्डा जी ने चाहा कि पत्रकार हमारे द्वारा उठाए गए सवालों को राहुल गांधी से पूछें। लेकिन मैं अब प्रियंका जी के पास आता हूं, प्रियंका जी से जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके संदर्भ में माना जाता है कि वो भावी अध्यक्ष भी हैं, उनके सामान्य ज्ञान को लेकर पहले भी भाजपा सवाल उठाती थी, अब तो आपने सवाल उठाने का और भी गंभीर मौका दे दिया। जो पार्टी इस देश में पिछले 6 साल से स्पष्ट बहुमत के साथ शासन कर रही है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में आपके सम्माननीय नेता राहुल गांधी सवाल करते हैं, ये नड्डा कौन है? सामान्य ज्ञान का इतना भाव, थोड़ा आश्चर्य होता है। प्रियंका जी, थोड़ा आप रोशनी डालें, आप कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, आप भी इसी सवाल के साथ हैं कि ये नड्डा कौन है? ये आपको जानकारी है कि जगत प्रकाश नड्डा कौन है इस देश में? देखिए, वास्तविकता तो ये है कि सवाल आज क्या है। सवाल ये नहीं है कि जेपी नड्डा जी कौन है या राहुल गांधी जी कौन है। सवाल ये है कि आज देश में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उस पर कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, और विपक्ष का काम है सवाल पूछना और सरकार का काम है जवाब देना। नेशन वॉन्ट्स टू नो कि आज जो ये तथाकथित जो अपने आप को राष्ट्रभक्त, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, उनके पास कहां से ये जानकारियां आई? जो बालाकोट की जानकारी थी, कहां से ये जानकारियां आई? मैं पूछना चाहती हूं कि इस बारे में कोई चैनल बोलेगा? इस बारे में कोई, अगर बीजेपी की जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, क्या वो बोलेंगे? मैं जानना चाहती हूँ, नेशन जानना चाहता है, ये वास्तविकता क्या है इसके पीछे। अभी तक कोई भी संस्था, एनआईए को इसमें इंटरवीन करना चाहिए था, वो भी नहीं किया गया है। आप ये बताइए कि किस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए। क्या ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में क्या है, आपने किससे क्या लिया, या ये राष्ट्रीय सुरक्षा पे भी बहस होनी चाहिए कि नहीं? आप इससे पहले तो सबको जो है आप राष्ट्रीय जो है राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट बांटते थे। आज कहाँ है आपकी टीम? आज कहाँ है आपकी जो है आईटी सेल? कहाँ है सारी पूरी जो आपकी फौज है जो सबको राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही थी? वो कहाँ है आज? आज सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? इसमें संदेह जागता है, और संदेह अगर जागता है तो विपक्ष वैसे भी जनता की आवाज होती है। विपक्ष का काम होता है कि जनता की समस्याओं को सामने लाया जाए, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो बेरोजगारों की हो, चाहे वो महिला सुरक्षा की हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा की हो। पर आज जब सवाल सरकार के ऊपर उठ रहा है तो सब चुप क्यों है? सरकार की चुप्पी इस बात का संदेह पैदा करती है कि क्या इसमें मंशा क्या थी सरकार की। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी चूक हुई है तो उसके पीछे क्या जानकारी नहीं होनी चाहिए? सरकार को उसके पीछे क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या, कहां से ये जानकारी लीक हुई? तो वास्तविकता ये है कि ये सरकार आज चुप है और सवालों में उलझाना चाहती है। आप बताइए कि विपक्ष कहां जा रहा है, विपक्ष का नेता कहां जा रहा है, विपक्ष का नेता क्या खा रहा है, इससे क्या लेना देना है? आप ये बताइए ना, राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे जो है बाधित हो गई? आप ये बताइए, किसान इतने दिनों से सड़कों पर पड़ा हुआ है, आप 9 दौर की वार्ता कर चुके हैं, पर क्या सोल्यूशन है? आप चाहते हैं सोल्यूशन निकालना या सिर्फ अपनी जिद और अपनी तानाशाही दिखाना चाहते हैं? 9 दौर की वार्ता के बाद आज आप ये समझाने में असमर्थ हैं कि किसानों के फायदे के लिए बिल है। अगर किसानों के फायदे के लिए बिल था और आपने इतने सोच समझ कर बनाया था तो उसमें संशोधन की क्या आवश्यकता थी? अगर आप संशोधन करने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब आपको विचार करना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं इस जो बिल है उसको किसानों के ऊपर थोप रहे हैं, वो भी जबरदस्ती। प्रियंका जी, आप भी जो है सवाल जो था उस सवाल के इतर सब कुछ कह गई। आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर थी कि आपके सम्मानीय युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी जेपी नड्डा से संबंधित सवालों के जवाब में ये कहते हैं ये नड्डा कौन है। आपसे जानने में दिलचस्पी है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कि राहुल गांधी के इस कथन के मायने क्या है? क्या आप इसको स्पष्ट करने की स्थिति में हैं कि जगत प्रकाश नड्डा कौन है? देखिए, सवालों का जो जवाब होता है, अगर आप सवाल जायज पूछ रहे हैं, आप सरकार हैं, आपके पास पूरी जो है, आपके पास सीबी है, सीबीआई है, ईडी है, सारा कुछ है, आप जानकारी किससे पूछ रहे हैं?
आप जानकारी तो जुटा सकते हैं। आप जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो वाकई में आपको सवाल पूछने से पहले शर्म आनी चाहिए। मैं सवाल जो पूछा गया वो सवाल एक आपके सम्मुख रखता हूं। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, राहुल गांधी एंजॉयड जल्लीकट्टू इन तमिलनाडु, व्हाई डिड हिज पार्टी बैन इट एंड इंसल्ट तमिल कल्चर व्हेन दे वर इन पावर, इज ही नॉट प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर एंड इथोस। सवाल था जगत प्रकाश नड्डा जी का, जल्लीकट्टू में राहुल गांधी गए, उसका आनंद लिया, पर इसी जल्लीकट्टू पर उनकी सरकार के रहते प्रतिबंध लगाया गया था। सवाल है, इसका उत्तर देने के स्थान पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नड्डा कौन है। राहुल गांधी से देश को बड़ी अपेक्षा है, आप पार्टीजनों को बड़ी अपेक्षा है, इसका उत्तर क्या यही होता है प्रियंका जी? देखिए, वास्तविकता ये है कि ये सवाल, मैंने पहले भी कहा कि सवालों का जवाब देने के लिए सरकार के पास इतना साधन है कि उनको सवाल पूछने ही नहीं चाहिए, उनके पास तो जवाब ऑलरेडी है। और तो उन्हें सवाल करने ही नहीं चाहिए, ये सवाल ही बेमानी है। कुल मिलाकर प्रियंका जी ने तो इसी के साथ बात को खत्म कर दिया। लेकिन निशांत वर्मा जी के पास में इन सवालों के उत्तर रहते हैं। निशांत जी, आपसे जानना चाहते हैं जगत प्रकाश नड्डा जी के सवालों के संदर्भ में और राहुल गांधी के जवाबों के संदर्भ में क्या आपको लगता है? दोनों ही पक्ष जवाब देने से बच रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाए, जावड़ेकर जी ने उसके उत्तर देने नहीं चाहे, उन्होंने केवल उस सवाल का जवाब दिया जो राहुल गांधी ने पूछा कि नड्डा कौन है, उन्होंने बता दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पर राहुल गांधी ने इसके अलावा भी कई सवाल उठाए थे कि ये 3 बिल क्यों लेकर आए हैं, क्यों 4-5 लोगों के हाथ में ही देश के सारे संसाधन थमा दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी जानना चाहा था कि इतनी बड़ी संख्या में किसान पिछले 55 दिन से धरने पर हैं, सरकार इनका समाधान क्यों नहीं कर पा रही। इन सब पे बात नहीं हुई। लेकिन उसी प्रकार से राहुल गांधी से भी सवाल किए गए, राहुल गांधी ने उन सवालों को यह कहते ही खारिज कर दिया, पूछने वाले कोई मैं नहीं जानता। आपकी टिप्पणी? हिमांशु जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से जेपी नड्डा साहब ने बहुत जल्दी दिखाई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले मैं फीड कर दूं सारे सवाल ताकि उन्हें जवाब मिल पाए, तो मैं शुरुआत इस तरीके से करूंगा कि सवाल हमेशा विपक्ष करता है और जवाब हमेशा सरकार देती है। ये हमारी लोकतांत्रिक ढांचे का तरीका होता है। लेकिन इसमें सलमान खान के एक गाने की याद है, तुम करो तो रास, मैं करूं तो रास लीला और तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी 2004 से लेकर 2014 के बीच में, तब इन्हीं किसानों को लेकर के जनरल से लेकर के जाने कितने इनके नेता जब उकसाया करते थे, अगर मैं झा साहब के ये शब्दों का को उधार ले लूं इस समय तो वो जाकर के जब लोगों को उकसाया करते थे और सरकार के खिलाफ वो अपना काम करते थे, तब वो विपक्ष में थे, तब भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ नहीं थी। आपको याद होगा 1973 में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब बैलगाड़ी में संसद पहुंचे थे पेट्रोल और डीजल के दामों के खिलाफ, तो वो लोगों को उकसा रहे थे, तब कोई तकलीफ नहीं थी। यानी विपक्ष जब करे तो वो सही होता है, यदि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी हो। कोई और पार्टी करे तो वो सही नहीं हो सकता, ये हम मान करके चलना चाहेंगे, जो गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये निकल करके आती है भाषा की, कि भाई नड्डा कौन है। अब ये सवाल करने वाले का नाम है पप्पू, और पप्पू नाम दिया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। तो मेरे ख्याल से किसी पप्पू को, इन लोगों को इतनी तवज्जो क्यों देनी चाहिए, ये शायद ये कंफ्यूज हैं। लेकिन वो कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि इस देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही है, ये मेरा मानना है। क्योंकि इसके लिए एक अलग बहस हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं 44 और 52 सीट लाने वाली पार्टी से भी फुल मेजोरिटी होने के बाद घबराते हैं, इसलिए वो बात होती है। तीसरी बात ये निकल के आती है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है सरकार में आने के बाद 2014 ऑनवर्ड कि ये सरकारी तौर पे भी किसी बात का जवाब नहीं देती। और मैं छोटा छोटा गिनाना शुरू करता हूं। काला धन वापस क्यों नहीं आया, इन्होंने गिनाया नहीं। जीएसटी, ये 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन पेट्रोल डीजल आज की तारीख में भी उसमें नहीं है, ये क्यों नहीं होता, इसका वो जवाब नहीं देते। ये नहीं बता पाते कि डिमोनेटाइजेशन करने के बाद कितने नोट बैंक में आए और उसके बाद काला धन कितना मिला, यानी कि हमारा और आपका, ये आज तक नहीं बता पाते। ये नहीं बता पाते जब सवाल किया जाता है, और हम तो छोड़िए पत्रकार जब सवाल करते हैं कि जीडीपी और इकोनॉमी के ऐसे बुरे हाल क्यों है, वो नहीं बता पाते। 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़िए, आधे लाख नौकरियां नहीं दे पाते, उल्टा ले लेते हैं, उसके जवाब नहीं दे पाते। तो मैं गिनाना शुरू करूंगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 7 साल में हर रोज एक वादा इनका। लेकिन हाँ, अभी राम मंदिर में बात करा लो तो ये शुरू हो जाएंगे, इसके सिवाय इनके पास कुछ नहीं होता। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपने जो अभी पूछा जल्लीकट्टू को लेकर के, नड्डा जी के इसीलिए कहा गया कि शब्दों पे ना जाओ, भावनाओं पे जाओ राहुल गांधी की। ये नड्डा कौन है? क्योंकि जल्लीकट्टू पे जब
केंद्र सरकार ने बैन लगाया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले चले थे। ये भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी कि 2017 में पनीर सेल्वम साहब, जो कि चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु AIADMK के रहे उस समय भी, वो गए थे प्रधानमंत्री जी को मिलने जनवरी 2017 में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी लेने के बाद, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के ऑर्डिनेंस पे सिग्नेचर होने के बाद, गवर्नर साहब ने, जो कि विद्यासागर राव, अगर मैं नाम तो ही पकड़ पा रहा हूं, उन्होंने वहां पे ये ऑर्डिनेंस भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे उस चीज को लागू किया कि जल्लीकट्टू चलेगा। अर्थात गाय के हस्बैंड बैल को जो भी प्रॉब्लम होती है, इन्हें कोई उस बात से मतलब नहीं होता। यानी जब आप लेगेसी में देखेंगे, मैं बोलता चला जाऊंगा, ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, सवाल करने का अधिकार विपक्ष को जब भारतीय पार्टी हो तभी हो सकता है, ये बात गलत है। इसलिए ये कहा जाता है शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ। और नड्डा साहब, जब आप कहते हैं, और ये मैं आखिरी बात इस ओपनिंग कमेंट में कहना चाहूंगा कि चीन के साथ कांग्रेस का MOU खत्म किया जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नड्डा साहब 2009 और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बीजिंग जाकर के माओवाद से लेके मार्क्सिज्म सीखने के बाद जो MOU किया था, क्या वो उसको रद्द करेंगे? ये तो कोई बताना नहीं चाहता। तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल लेने की नहीं, सवाल करने की ही आवश्यकता। सवाल करने के संदर्भ में निशांत वर्मा जी इस नतीजे पर हैं कि लोकतंत्र में सवाल करने का अधिकार विपक्ष को है, सत्ता को जवाब देना चाहिए। प्रियंका जी भी यही भाषा बोल रही हैं, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ हैं। विनोद जी, लोकतंत्र में वाकई ऐसा है कि सवाल जो है केवल विपक्ष करेगा और सत्ता पक्ष केवल जवाब देगा? सत्ता पक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वो सवाल कर सके। राहुल गांधी नड्डा जी के सवालों से घबराकर, आहत होकर जवाब देने से इंकार कर दिए, या विपक्ष से सवाल पूछने की हिमाकत की नड्डा जी ने, इसलिए सवाल कर दिया कि नड्डा कौन है? विनोद अग्निहोत्री जी क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, ऐसा है कि लोकतंत्र की बुनियाद यही है कि सवाल किए जाएं। जी। अगर सवाल करने बंद हो जाएंगे तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। जी। लेकिन ये जरूर है, परंपरा ये है कि आमतौर पर सवाल विपक्ष ही करता है। ये परंपरा इसलिए है कि सरकार सत्ता में होती है और सरकार को परफॉर्म करना होता है, सरकार को डिलीवरी देनी होती है और विपक्ष उसको लेकर सवाल करता है। ये परंपरा है लोकतंत्र में। सरकार भी सवाल कर सकती है, ऐसा नहीं सरकार के ऊपर कोई प्रतिबंध है सवाल करने पर, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर सवाल विपक्ष की ओर से ही होते हैं। ये निशांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी और हम पत्रकार लोग जो है, हम भी सवाल करते हैं और हम भी हमेशा सरकार से सवाल ज्यादातर करते हैं, और विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहां उनसे सवाल करते हैं। ये प्रेरोगेटिव या विशेषाधिकार तो पत्रकारों को है कि वो सरकार से भी सवाल करें और विपक्ष से भी सवाल करें। लेकिन इधर इन दिनों विपक्ष से ज्यादा सवाल होने लगे हैं, सरकार से कम सवाल होने लगे हैं। ये एक चलन जरूर आया है। एक बात मैं पहले अपनी बात को और आगे बढ़ाऊं, थोड़ा मृत्युंजय जी की एक बात का मैं संशोधन करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर थे और निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में मीडिया को बहुत आजादी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पहले मीडिया का गला किसी ने पकड़ा हुआ था, उसके पहले भी मीडिया को बहुत आजादी थी। इमरजेंसी का अपवाद अगर आप छोड़ दें 19 महीने का, तो मीडिया को आजादी। विनोद जी, मैं अभी एक सवाल बीच में करना चाहूंगा आपसे, नहीं करूंगा तो फिर वो विषय लंबा उपेक्षित हो जाएगा। मृत्युंजय जी 6 पार्टी के प्रवक्ता हैं और मीडिया की आजादी के संदर्भ में इस देश में 20 साल पहले रही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को याद कर रहे हैं। इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी करना चाहिए विनोद अग्निहोत्री जी? अभी अपने आप में एक टिप्पणी है हिमांशु जी जो आपने कर दी है। अब इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं कि अगर मीडिया की आजादी के लिए अटल जी को याद करना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक टिप्पणी है, गंभीर टिप्पणी है। और मृत्युंजय जी भी समझ रहे हैं, निशांत जी भी समझ रहे हैं, प्रियंका जी भी समझ रहे हैं। आऊंगा मृत्युंजय जी मैं आपके पास जवाब लेने के लिए। लेकिन मैं उस पर आता हूं जो भाषा, मेरा एक जरूर एतराज इस मामले में है। प्रियंका जी आप भी समझिए कि राहुल गांधी, एक तो जब भी राहुल गांधी सक्रिय होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एकदम हमलावर हो जाती है और चारों ओर से उनको घेरती है। ये पता नहीं भाजपा को राहुल फोबिया क्यों है, ये मैं आज तक समझ नहीं है। एक तरफ तो आप उनको पप्पू साबित करने में लगे हुए हैं और दूसरा जैसे ही राहुल गांधी किसी आंदोलन में जाते हैं, वो किसानों के बीच जाए, वो छात्रों के बीच जाए, तो एकदम से भाजपा आक्रामक हो जाती है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी है, लड़ाई है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन राहुल गांधी के वाले मामले में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी, अब मैं उनका कोई बचाव नहीं कर रहा हूं, कोई उनकी सफाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन नड्डा कौन है ये कहने की बजाय अगर वो ये कहते कि नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अपनी पार्टी का मामला देखें
और मैं तो नड्डा जी का आह्वान करूंगा कि वो मेरे साथ चल के वो भी सरकार से सवाल करे, वो भी एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ज्यादा पॉलिटिकल जवाब होता। लेकिन चूंकि राहुल जी की समस्या क्या है, उनके जो सलाहकार लोग हैं वो पॉलिटिकल कम है, पर्सनल ज्यादा हो जाते हैं। अब नड्डा कौन है ये कहने कोई मतलब नहीं है। नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरा देश जानता है, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, राहुल जी भी जानते हैं। तो ये तो बात जो है कहीं से भी कहने लायक नहीं थी राहुल गांधी के मुंह से। कम कोई जिले स्तर का नेता कहता तो समझ में आता, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे थे और रहे हैं, और आगे भी उनको अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। निशांत जी ऐसा कह रहे हैं कि भावी प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। तो अच्छा, दूसरा एक ध्वनि अगर बचाव में कहा, अगर राहुल गांधी का बचाव किया जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि शायद उनका आशय ये रहा हो कि भाई नड्डा कौन है सवाल पूछने वाले, वो नड्डा कौन है, ये भी ऐसे ध्वनि निकलती है। क्यों जानते हैं नड्डा जी अध्यक्ष है, लेकिन जैसे कहते नहीं अरे आप कौन है हमसे सवाल पूछने वाले, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं राहुल गांधी के इस उसका जो है जरूर कहूंगा कि उनको इस शैली में अपनी सुधार करना चाहिए। उन बजाय राजनीतिक विनोद अनुद्री इस नतीजे पे हैं, बाकी सारी बातें सही हो सकती है पर पॉलिटिकली करेक्ट नहीं था ये आंसर, राजनीतिक रूप से जवाब मुफीद नहीं था। इसने मौका दिया उस भाजपा को राहुल गांधी पर हमलावर होने के संदर्भ में, जो हमेशा ही शिकारी की तरह इंतजार में ही रहती है कि राहुल गांधी बाहर निकलें और हम उन पर हमला बोलें। मैं मृत्युंजय जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले निशांत वर्मा जी कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे जब विनोद अग्निहोत्री जी बोल रहे थे, उनके हस्तक्षेप को सुनते हैं और फिर मृत्युंजय जी के पास चलते हैं। देखिए, माफी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा मैं कि नड्डा कौन है, वो व्यक्ति है जिनकी भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षता तो तय हो गई और बना भी दिया, लेकिन 2019 के इलेक्शन जीतने के बाद अगर आप देखेंगे कि दिल्ली में राष्ट्रीय मुख्यालय जो है भारतीय जनता पार्टी का, वीडियो चाहे तो चला सकते हैं कि वो चल रहे थे अमित शाह जी के साथ और मोदी जी के साथ, और अमित शाह जी उनको साइड में कर देते हैं। जब उनकी खुद की पार्टी में उनकी इतनी इज्जत है तो बाहर सवाल तो होगा। तो कुल मिलाकर निशांत जी का मानना है कि जेपी नड्डा जी की ऐसी हैसियत नहीं कि वो राहुल गांधी से सवाल कर पाए। कमोवेश ध्वनि ऐसी ही निकल रही है निशांत जी की टिप्पणी से। उनका मानना है कि जब अमित शाह ने उन्हें साइडलाइन कर दिया तो फिर बाहर में लोग कर रहे हैं तो उसमें सवाल किया। लेकिन मृत्युंजय जी, मैं आपके पास वापस लौटता हूं और जानने में दिलचस्पी इस बात की है कि जब आपकी पार्टी इतना बेहतर काम कर रही, सरकार इतना लोकप्रिय तरीके से काम कर रही है, तो जवाब देने से बचती क्यों है? राहुल गांधी ने कल कुछ सवाल उठाए थे, यह देश उम्मीद करता है कि आप जब दे पाएंगे, तो दिए नहीं, बेचैनी जरूर जाहिर हुई। आपने ही लिखा है जेपी नड्डा जी ने कि कांग्रेस किसानों को बरगलाती क्यों है। किसान इस 3 कानूनों को लेकर परेशान है, हैरान है, सड़क पर है, और आपकी सरकार की बेचैनी और लाचारी इस रूप में दिख रही है कि थोड़ी देर पहले आपके सम्माननीय कृषि मंत्री प्रस्ताव दिए किसानों को, हम 1 साल 2 साल के लिए इनको निलंबित कर देते हैं। जिस संदर्भ में किसान इतने बेचैन हैं, उस किसान के साथ अगर कांग्रेस खड़ी है तो आपको इतना अखर क्यों रहा है? इस देश में विपक्ष को जनता के मुद्दों पर खड़े होने का अख्तियार नहीं है, सारे अख्तियार आप ही रखेंगे, सारे फैसले आप ही लेंगे, क्यों? हिमांशु जी, आपने जिन मुद्दों को उठाया है, मैं जरूर चाहूंगा कि कुछ पहले से पहले श्रीमान विनोद जी ने भी टिप्पणी की है और श्रीमान निशांत जी ने भी की है जी। तो मैं सबसे पहले निशांत जी की बात में आता हूं, क्योंकि विनोद जी तो बड़ा तार्किक विषय उन्होंने कहा है, तो मैं उनका सीधा जवाब दूंगा जी। निशांत जी, आज आप जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप बुद्धिमान राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म के नाते मैं आपको बहुत कुछ बोल भी नहीं सकता, लेकिन मैं एक जरूर बात कहूंगा आपको कि नड्डा जी की जो प्रतिष्ठा है, नड्डा जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बखूबी कर रहे हैं बीजेपी के इंटरनल सिस्टम को। आप कितना जानते होंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है उसमें जब अध्यक्ष होते हैं तो अध्यक्ष ही पार्टी चलाते हैं। अमित शाह जी, आज आप देखते होंगे सारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से लेकर सारे बड़े महत्वपूर्ण फैसले नरेंद्र मोदी जी और श्रीमान नड्डा जी बैठकर तय करते हैं, और हमारा एक सिस्टम है उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसमें सारे नेता हैं, उनके सुझाव लेकर होते हैं। एक दूसरी बात पर मैं आता हूं जी कि आपने कहा आंदोलन के विषय में, और आपने उदाहरण भी दिया आंदोलन के बारे में। जब ये विषय न्यायालय के अंदर ये मामला है और न्यायालय ने इसको संज्ञान में भी लिया, इसकी कमेटी बनाकर उस पर बात करने की भी की, उसके बाद भी इस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन के पीछे जो लोग खड़े हैं वो इसके विरोध में जा रहे हैं, तो आप न्यायालय का सम्मान भी कर रहे हैं और न्यायालय का अपमान भी कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि किसान बिल के मसले पर जब कोर्ट ने संज्ञान लिया है
उसके फैसले का भी इंतजार, चूंकि सर्वोच्च माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, यह अचानक आपको सेना के सम्मान की, न्यायालय के सम्मान की बड़ी चिंता हो जाती है। जब SC/ST एक्ट के संदर्भ में न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए थे तो आप संशोधन करने के लिए संसद में पहुंच गए, तब कहां गया था न्यायालय के प्रति आपका सम्मान? जब आपके खिलाफ कोई चीज जाए तो आपको इनके सम्मान की याद आ जाती है, और जब आपकी राजनीति के लिए मुफीद नहीं होता है तो आप कदम उठा लेंगे। देश को किस तरीके से भरमाना चाहते हैं आप, थोड़ा खुलासा करेंगे इस संदर्भ में? जी मैं खुलासा करता हूं, स्पष्ट तरीके से करता हूं जी। आप ये दूसरी बात पर आ जाता हूं, विनोद जी की बात पर। विनोद जी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद कैसे आ गई, आपने इस पर टिप्पणी भी की थी। मैं ये कह रहा था कि मीडिया के प्रति मेरा जो सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी का जो सम्मान है, उस सम्मान के प्रतीक के रूप में अटल जी ने भी खुलकर सामने आए थे, और आज भी हम मीडिया का बहुत ही सम्मान करते हैं, क्योंकि इसलिए हमने विशेष रूप से आपको अटल जी का उल्लेख किया। इसलिए इसका कोई दूसरा अर्थ ना समझते हुए इतना मैं ध्यान दिलाना चाह रहा था कि भाजपा का जो दृष्टिकोण है मीडिया के प्रति बहुत सम्मान का है, और ये हमने पहल करके दिखाया है जी। तीसरी बात, अभी आपने जिन बातों की चर्चा की, न्यायालय के चर्चा की, मैं इसलिए चर्चा करना चाह रहा था कि जिन बातों की चर्चा जो आज किसान आंदोलन के लोग हो रहा है, महाराष्ट्र के लोग विरोध में नहीं आ रहे हैं, बिहार के लोग विरोध में नहीं जा रहे हैं, आज केवल पंजाब और हरियाणा में ये विषय उठ रहा है, और खासतौर से पंजाब में। और इन विषयों को लेकर जब बताए तो वही लोग आंदोलन में आगे आ रहे हैं, और जिस प्रकार के काम हो रहे पूरे देश जान रहा है कि आखिर इसके पीछे कौन हो रहा है, क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अच्छा, विपक्ष सही है, विपक्ष के विषय उठाने चाहिए विपक्ष को, लेकिन विपक्ष उठाए तो एक सकारात्मक कदम की ओर उठाए। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि मुद्दों को हम अटका कर रखें, उसका समाधान न करें। कई बार वार्ता हुई है, आप एक लाइन पर आना चाहिए। इस विषयों पर जब किसान आते हैं, किसानों के साथ जो विषय है उनको शामिल हम करने को तैयार होते हैं, तो इस मामले में भी जो विपक्ष की भूमिका होती है वो सकारात्मक होना चाहिए। जब देश चलता है तो सत्ता और विपक्ष दोनों का सकारात्मक भाव एक जगह बनता है, तभी देश में कुछ बड़े निर्णय होते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब आपसे सवाल है, मतलब सरकार जो भी करे सबको उसमें हाँ में हाँ ही मिलानी चाहिए। लोकतंत्र के क्या इसी मायने के हामी आप हो गए? आपने बड़ी सहजता से कर दिया, पूरे देश में आंदोलन को लेकर कोई बात नहीं है, केवल पंजाब और हरियाणा के संदर्भ में है। सुप्रीम कोर्ट के जज हुए मार्कंडे काटजू, उन्होंने कल एक बहुत ही बढ़िया ट्वीट किया था। उन्होंने बताया कि देश के आजादी के आंदोलन में तकरीबन 2,25,000 लोगों को फांसी दी गई, उसमें से तकरीबन 2,25,000 केवल पंजाब के थे। तो क्या कहा जाए, उस समय अंग्रेजों ने फैसला ले लिया होता कि इस देश में गुलामी को लेकर परेशानी केवल पंजाब को है, इनके संदर्भ में फैसला ले लो, बाकी देश को गुलाम बना के रखो। पंजाब या हरियाणा के लोग बेचैन हैं, ये क्या पाकिस्तान के हैं जिनकी बेचैनी को लेकर इस देश की सरकार सोचेगी नहीं? इस देश की सरकार सरोकार नहीं रखेगी? इस देश की सरकार चिंता नहीं करेगी? इस देश का विपक्ष उनके साथ आवाज नहीं मिलाएगा? क्या चाहते हैं आप? केवल इस देश में सब लोग सरकार की हां में हां भरने के लिए ही रहेंगे? इसके खिलाफ अगर जाएंगे तो आप देश के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ हैं। हिमांशु जी, आप विद्वान हैं, आप फिर ट्विस्ट किए हैं विषय को। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर जो सिस्टम है, बाजार समिति के जो सिस्टम है, उस सिस्टम में बड़े बीच में मुनाफाखोर का बड़ा एक चैनल सिस्टम है। हम हरियाणा में हमारी सरकार है, हमको भी नुकसान हो रहा है, सरकार में होने के बाद भी हरियाणा में नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन हम इसको इस बिल को ला रहे हैं। और पंजाब में बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई होती है, बड़ी बड़ी उसमें एजेंसियां लगी होती है जो किसानों के बीच के सामान को खरीद करके और बीच में बड़े मात्रा में वो पैसे लेती है। इस राजनीतिक विषय को हमने उठाया है, पंजाब का जिक्र किया है। कोई पंजाब के लोगों के सेंटिमेंट का विषय में नहीं बता रहा हूं, जो इसमें जुड़े लोग हैं उसके विषय में चिन्हित कर रहा हूं। उसके विषय में चिन्हित कर रहे हैं, लेकिन कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं निशांत जी। एक बार निशांत जी की टिप्पणी सुनते हैं। जी निशांत जी। देखिए, माननीय झा साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जी। अगर आप उनका अभी जो पिछला कथन है उसको रिवाइंड करके सुनेंगे तो उन्होंने शुरुआत इस तरीके से करी थी कि सबसे पहले मुझे लेकर के उन्होंने अपने कमेंट दिए थे और ये कहा था कि मैं इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं कि वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते। मृत्युंजय झा साहब, पिछले 9 साल में इस राष्ट्र के लगभग सारे चैनल्स पे मैंने आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेके लीडर्स के साथ खूब बहस करी है। इसलिए मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, आपने कहा इस चैनल पे आप मुझे कुछ कह नहीं पाते, आप पता भिजवा दीजिएगा, मैं आकर के आपसे वहां चर्चा कर लूंगा, आप क्या कहना चाहते हैं मैं सुन लूंगा।
ये जो है ना, ये आपकी पार्टी का प्रतिबिंब आप भी दिखा रहे हैं कि हम, ये ना सर, हम मत करिए, देश बहुत बड़ा है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये जो अहम है ना, ये अहम ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को डुबो गया और मोदी साहब की सरकार को डुबो जाएगा। इस अहम में मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं झा साहब, अगर आप परमिट करें, आप इस दुनिया के 190 में से किसी एक देश का नाम बता सकते हैं जहां किसान आंदोलन करता हो, किया हो कभी भी पिछले 100 साल में, और 50 या 70 या 80 किसानों की मौत हुई हो और सरकार जो उस देश की है वो अपने कोर्ट पे निर्भर करती हो? क्या आप एक देश का नाम बता सकते हैं? और यदि नहीं बता सकते तो इस अहम से बाहर आने की कोशिश। तो मृत्युंजय जी, आपसे एक सवाल किया है, मैं प्रियंका जी के पास जाऊं उससे पहले आप भी इसका जवाब देने के लिए इच्छुक हैं, तो आपकी बात सुन लें और फिर प्रियंका जी के पास चलता हूं। जी हिमांशु जी, मैं कहना चाह रहा था निशांत जी को कि ये जो प्लेटफॉर्म है, हर एक प्लेटफॉर्म पर हर एक जगह अलग अलग भूमिका होती है। आप जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं ये एक विश्लेषक की भूमिका है, न कि एक पार्टी के एजेंडा का भूमिका है। आप कांग्रेस की तरफ से बैठते, आप किसी ऐसे पक्ष की तरफ से बैठते तो विषय बनता। मैं केवल ये कहना चाह रहा था, राजनीतिक विश्लेषक के नाते जब मैं बैठता हूं या आप बैठते हैं तो उस विश्लेषण में आपको सभी विषयों को लेना चाहिए और उस विषय को लेकर के आप तथ्य को रखिए। ये जो मंच है, मैं जानता हूं हिमांशु जी ने जिस प्रकार से मुझे भी आमंत्रित किया, मुझे बहुत खुशी है। ये जो मंच है, इस मंच के अंदर प्रामाणिकता से बातें होनी चाहिए। मैं भी कोई आउट ऑफ वे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं। क्योंकि ये मुझे लगता है कि हमें अपने व्यक्तिगत चर्चा के स्थान पर मुद्दे पे केंद्रित रहें, क्योंकि देश को कम से कम हमसे तो जवाब की उम्मीद है। दो बड़े नेताओं ने तो जवाब देने से इंकार कर दिया। नड्डा जी ने राहुल जी की बात का जवाब नहीं दिया, राहुल जी ने नड्डा जी की बात का जवाब नहीं दिया, पर जो सवाल उन दोनों नेताओं ने उठाए हैं उसके संदर्भ में किसी नतीजे पर पहुंचने की हम कोशिश करें। प्रियंका जी, मैं फिर वापस आपके पास लौटता हूं और जानने में इस बात को लेकर दिलचस्पी लेता हूं कि सवालों के जवाब देने से कांग्रेस क्यों बच रही है। कांग्रेस के संदर्भ में आरोप है जेपी नड्डा जी का कि आप किसानों को बरगलाते आए हैं, अब भी बरगला रहे हैं, और उनकी जानने में दिलचस्पी है कांग्रेस, गांधी वंश और राहुल गांधी कब तक ऐसा करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस आरोप के संदर्भ में, इस सवाल के संदर्भ में? राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, शायद आप कुछ कह पाए, आपके पास मुफीद अवसर है। देखिए, इस बात का जवाब राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है। उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मैं किसानों के साथ अंत तक खड़ा रहूंगा जी, और मैं कहीं पीछे नहीं हटने वाला हूं। तो वास्तविकता यह है कि अब इनको समझ लेना चाहिए कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और कहीं भी पीछे हटने वाली नहीं, और ना ही किसान पीछे हटने वाले हैं। अब इनको ये समझना होगा कि किसान है भी या नहीं। ये इनकी मति मारी गई है। जिस तरह से इन्होंने पहली गलती करी लॉकडाउन, और उसके बाद आप किसानों के पीछे पड़े हुए हैं। जिस तरह से ये देश की आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ना चाहते हैं। ये देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर किसानों के बहुसंख्यक किसान है और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, इन्हें समझना होगा। आज ये चाहते हैं कि किसानों के हाथ से उनकी भूमि छीनकर बड़े उद्योगपतियों को दी जाए, जो गिनती के 3-4 उद्योगपति हैं और जो सरकार के समर्थक है। तो ये कहां तक सही है, ये बात का जवाब आज तक ये दे नहीं पाए। ये क्यों चाहते हैं कि ये पूरी कृषि जो है, जो जितनी भी एग्रीकल्चर है, वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो जाए, पूरी तरह से जो है 3-4 उद्योगपतियों के हाथ में आ जाए। क्या फायदा है इससे? ये आज तक ये किसानों को नहीं समझा पाए। ये किसानों को नहीं समझा पाए। पर प्रियंका जी, आप थोड़ा सा समझाएं जो सवाल जेपी नड्डा जी का था। जेपी नड्डा जी ने कहा कि विपक्ष में आते ही किसान आपको बहुत याद आने लगे। 10 साल सरकार का नेतृत्व आप कर रहे थे, 2004 से लेकर 2014 तक, अभी निशांत जी ने भी बताया हमको। उस दौरान स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें 10 साल तक आपके पास रहीं। किसानों के प्रति इतनी संवेदनशील राहुल गांधी हैं, इतनी संवेदनाएं कांग्रेस की हैं, इतना हृदय फटा जा रहा है कांग्रेस का किसानों की बदहाली को लेकर। वो 10 साल तक जिससे किसानों की जिंदगी में आधारभूत बदलाव आ सकता था, उनकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती थी, उनकी जिंदगी में प्रसन्नता आ सकती थी, उनके चेहरे पर चमक आ सकती थी, ऐसे तमाम अवसर आपके पास मौजूद थे। अगर स्वामीनाथन कमेटी को आपने लागू कर दिया होता, क्यों नहीं किया? किसानों के प्रति इतने हितैषी भाव के होते हुए। प्रियंका जी, थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, 10 साल नहीं, क्यों, हम अगर 70 साल पहले जाएं तो अब हम बात करें ना किसानों के लिए। सरकार जो हमारी सरकार थी, कांग्रेस थी, उसने क्या किया, उसको भी तो गिनाना चाहिए। आप तो सवाल से भ्रमित हो गए प्रियंका जी, बड़ा सरल सा सवाल था। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू क्यों नहीं करते? भाजपा दावा करती है कि हमने उसमें से अधिकांश सिफारिशें लागू कर दी हैं, पर आपसे एक सीधा सा सवाल है, उत्तर की अपेक्षा है, आप चाहें तो दे सकती हैं
और नहीं तो आप भी जो है अपने नेता की तरह मुझे कह सकते हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं। सवाल केवल इतना है कि किसानों की जिंदगी के संदर्भ में क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि स्वामीनाथन कमेटियों की सिफारिशों को लागू किया जाना किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाता है? और जब कांग्रेस ये मांग करती है आज ये लागू की जाए, तो फिर उसने 10 साल के कार्यकाल में उन्हें लागू क्यों नहीं किया? ये सवाल है जो जहन में आता है। उत्तर की अपेक्षा है। आपकी मर्जी पर आप देना चाहें दें, ना देना चाहें आप आगे फॉरवर्ड कर दें। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि किसानों को अगर एमएसपी आज मिल रही है तो कांग्रेस पार्टी की वजह से मिल रही। आप ये मत सोचिए कि किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आज जो सरकार बैठी हुई है, जो वादा कर रही है कि सरकारों के जो किसान है उसकी आय हम दुगनी कर देंगे, तो वो क्या कर रही है? किसान की लागत दुगनी कर रखी है। आज हर एक किसान यंत्र पर जीएसटी लगी हुई है, खाद यूरिया का प्राइस बढ़ चुका है और उसकी क्वांटिटी कम हो चुकी है। आप ये देखिए कि किसान जिसको बिजली जो है कम रेट पे मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है, डीजल का प्राइस बढ़ चुका है। तो आप क्या किसानों को क्या फायदा दे रहे हैं? आप तो वादा करके आए थे किसानों की आय दुगनी करेंगे, आप कहाँ हैं आपके वादे? अब आपके वादे कहाँ हैं? प्रियंका जी का सवाल ही है, जो सवाल उनसे था उसका उत्तर नहीं है। पर निशांत जी आपसे जानने में दिलचस्पी है बतौर राजनीतिक विश्लेषक, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस से चूक हो गई? 2004 से 2014 के बीच में इस देश के किसानों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती थी कांग्रेस अगर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया होता। कहां हाथ कांप गए कांग्रेस के? जो कांग्रेस आज मजबूती से किसानों के साथ खड़े होने का दावा करती है, वो कांग्रेस 2004 से 14 के बीच में कहां कांप रही थी? देखिए, इसमें एक बहुत अच्छा रिसर्च का विषय ये बन जाता है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने चीफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें एक चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई थी जिसको हेड उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करते थे। जी। उनकी जो सिफारिशें आई और उसके बाद जब केंद्र सरकार ने बैठ करके इन चीफ मिनिस्टर्स के साथ उस रिपोर्ट को कंसिडर किया, तो उसमें इस स्वामीनाथन रिपोर्ट वर्सेस चीफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट, जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसको मोदी जी उस समय सीएम गुजरात हेड करते थे, उसमें प्रॉब्लम्स थी, उसमें कंप्लीट मैच नहीं था। उस वजह से ये डिले होती है। ये कोई बात आपको तब तक नहीं समझ पाएगी दोस्तों जब तक आप उस चीफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट हेडेड बाय मिस्टर मोदी गुजरात सीएम नहीं समझ पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात आती है कांग्रेस की जो चूक की बात होती है। मैं मानता हूं जो ज्यादा समय काम करता है, अभी जैसे मोदी जी 7 साल से काम कर रहे हैं, चूक पे चूक हो रही है। पहले कांग्रेस काम करती थी, वो भी चूक पे चूक। जो काम करेगा वो चूक भी, उसमें चूक भी होगी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसके सिवाय सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि किसानों को लेकर के जो बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती, चाहे वो राज्यों की हो चाहे वो केंद्र की हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो कई राज्यों में एमएसपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाला पार्टी वाला राज्य ज्यादा देता है बनिस्बत कांग्रेस का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उससे कोई आपको फायदा होता है? इस चीज को समझने के लिए ये समझना जरूरी है हिमांशु जी कि माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने जो पार्लियामेंट में 1 घंटे की स्पीच दी थी, सिर्फ 1 घंटे की, इसी मामलों को लेकर के जब वो विपक्ष में थे, अगर आज मोदी जी की सरकार उस स्पीच को एक बार सुन ले तो मेरे ख्याल से किसान के तीनों ये जो कानून फार्म लॉज हैं वो 1 मिनट में खुद वापस ले लेंगे। निशांत जी की बात के मर्म को अगर समझें तो कुल मिलाकर ये चरित्र विपक्ष और सत्ता का है। सत्ता में कोई भी आए वो उसी चीज को करना चाहता है जो पूर्ववर्ती कहे हैं, और जो विपक्ष में आए हैं उनमें चेहरे भले ही बदल गए लेकिन उनके बयान वही रह जाते हैं। इस पर विनोद अग्निहोत्री जी आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? कांग्रेस जब सत्ता में थी भाजपा को बड़ी परेशानी होती थी, तेल की कीमत 1 रुपए 2 रुपए बढ़ती थी, उन्हें लगता था पूरे देश की जनता का घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया है, क्या कुछ नहीं कर देते थे। पर अब जब वो सत्ता में है 10 रुपए भी बढ़ जाते हैं, बोलते हैं देश भी चलाना है, देश में तमाम काम करने हैं, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वही कांग्रेस कहने लगती है कि लोगों की हालत बड़ी खराब हो रही है, आवाज में उतनी मुखरता नहीं है पर आवाज वही है। क्या कहेंगे आप? इस देश की जनता के हिस्से में केवल बंदरों की लड़ाई है, बिल्लियों की लड़ाई है, वस्तु तो होना कुछ नहीं है। जी विनोद जी। हिमांशु जी, जो घर चलाता है आटे दाल का भाव उसी को पता चलता है जी। क्योंकि जब तक आप विपक्ष में होते हैं तो आप कुछ भी फेंक दीजिए हवा में, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन जब आप सरकार चलाते हैं तब आपको पता चलता है कि वाकई डिलीवरी करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो समस्या यहां है, जब कांग्रेस सरकार में थी तो वही आधार जो है वो निजता का उल्लंघन था,
वही जीएसटी जो है वो व्यापार के खिलाफ था, वही जो है आपका जो है पेट्रोल डॉलर का भाव जो है वो प्रधानमंत्री की उम्र के साथ होड़ कर रहा था, वही जो है पेट्रोल जब 2 रुपए बढ़ा तो सिलेंडर लेके निकल पड़ते थे बीजेपी के नेता, गैस सिलेंडर और पेट्रोल को वो साइकिलों पे चलने लगते थे। लेकिन आज जब वो दिल्ली में 85 रुपए से पार हो गया पेट्रोल, आज डॉलर का भाव 72-74% पहुंच गया, आज खामोशी है बिल्कुल, क्योंकि अब आप सत्ता में है, आपको जवाब देना है। अब वो प्रधानमंत्री की उम्र के बराबर है कि कम है, ये इसका जवाब मृत्युंजय जी नहीं दे पाएंगे कि कहां पर है। तो ये समस्या, और उसमें प्रियंका जी नहीं दे पाती जब कांग्रेस सरकार में थी, तो ये समस्या सरकार विपक्ष की रहती है, ये है असली बात। एक बात मैं जरूर इसमें कहूंगा मृत्युंजय जी, एक बात आप अपने किसानों के आंदोलन को लेकर कही, मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, इसको सिर्फ पंजाब हरियाणा तक सीमित मत मानिए। आज भले ही दिल्ली के जिन नाकों पर किसान बैठे हुए हैं उसमें ज्यादा संख्या पंजाब और हरियाणा की है, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश के किसान हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उसमें तराई के किसान हैं, उत्तराखंड जो गाजीपुर बॉर्डर पे जो सरदार आपको देखते हैं वो पंजाब से नहीं आए हैं, वो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, उधम सिंह नगर वहां से आए हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के किसान भी पहुंचे हुए हैं, किसान संगठनों के प्रतिनिधि तो हर प्रदेश के हैं, उड़ीसा के किसान पहुंचे हैं। और चूंकि रेलगाड़ियां नहीं चल रही हैं और चूंकि किसान अभी कमाए खेतों में लगे हुए हैं, अगर ये आंदोलन लंबा खिंच गया तो जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं उन राज्यों में भी किसान नहीं, क्योंकि एमएसपी का मुद्दा जो है, बाकी कानूनों के बारे में किसानों को शायद उतना ना पता हो, लेकिन एमएसपी पर खरीद की अनिवार्यता का मुद्दा किसानों के बीच गांव-गांव पहुंच गया है। अब वो किसान ये मानते हैं कि जो 85% किसान एमएसपी से वंचित रहे हैं उनको भी एमएसपी मिलनी चाहिए। जब पंजाब और हरियाणा में इतने किसान संपन्न हो गए एमएसपी लेकर के, तो हमें भी मिलना चाहिए। इसलिए इसको, और शायद सरकार इस बात को समझ रही है, इसलिए 11वें दौर की वार्ता 22 जनवरी को फिर रखी गई है और सरकार ने आज कहा कि हम 2 साल तक के लिए किसानों को मुलतवी, इन कानूनों को मुलतवी कर सकते हैं। तो सरकार अगर यहाँ तक आई है तो इसके पीछे ये दबाव है। इसलिए बार बार ये मत कहिए कि आड़तियों का आंदोलन है। नहीं, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है विनोद जी। जानने में दिलचस्पी देश को हो सकती है, क्या इस देश की सरकार इतनी लाचार, इतनी कमजोर हो गई है जो कुछ आड़तियों के आंदोलन से डर के अपनी संसद में पारित कराए गए कानून को 2 साल के लिए मुलतवी करने के लिए तैयार है? मृत्युंजय, विचार कीजिए आप इस संदर्भ में और इसका उत्तर दीजिए कि यह सरकार आड़तियों से डर के 2 साल के लिए अपने कानून को मुलतवी करने का प्रस्ताव दे रही है। इतनी कमजोर, इतनी लाचार सरकार देश में चला रहे हैं, या मानते हैं कि किसान आपके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है इसलिए मजबूर हो गए हैं आप कि 2 साल के लिए इस कानून को मुलतवी करने का प्रस्ताव दे रहे हैं? खुद ही उत्तर दे दीजिए। देखिए हिमांशु जी, बिहार में सर्वे हुआ और 80% किसानों ने और इस बिल के समर्थन की बात की। आपने देखा होगा हाईकोर्ट ने जब इस विषय को उठाया उस समय भी जो किसान इस बिल के समर्थन में इतने बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आए कि ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज हमारा विषय ये नहीं है, ये बिल का केवल मसला है। मसला ये है कि इस देश के अंदर जो वातावरण खड़ा हो रहा है, आप देखिए जिस बैनर पोस्टर के ऊपर उमर खालिद, सुधा भारद्वाज जैसे लोगों के पोस्टर लग रहे हैं, खालिस्तान में आंदोलन चलाने वाले लोगों के पोस्टर लग रहे हैं, आखिर इस आंदोलन को किस दिशा में लोग ले जाना चाहते हैं? कहां जा रहे हैं मृत्युंजय जी? हजारों लोगों की भीड़ में 4 लोग एक पोस्टर लेके कभी एक बार खड़े हो गए, कब तक गाएंगे? इस बात के लिए इन आंदोलनकारियों को धन्यवाद नहीं देंगे? 56 दिन से कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली की सीमा पर हजारों लोग बैठे हैं, एक किसी प्रकार की अराजकता नहीं बनी। इस आंदोलन के लिए आपको धन्यवाद देने के स्थान पे, उनका अभिनंदन करने के स्थान पर जो स्वयं आपके मंत्री कर रहे हैं कि हम अभिनंदन करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, आप बात कर रहे हैं वो खालिस्तानी है। और अगर खालिस्तानी है तो कैसी कमजोर सरकार जो इस कानून को 2 साल के लिए मुलतवी करने का प्रस्ताव दे रही है? एक बात पर कायम रहे, या तो इन्हें खालिस्तानी कहें या माने कि ये इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए किसान हैं जो अपने हक के लिए खड़े हुए हैं और सरकार को लग रहा है कि इनकी बात को मानना ही पड़ेगा। कहीं तो खड़े रहिए। कब तक इस प्रकार से अपने आप को बहकाएंगे और देश को बहकाएंगे? वो आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं कि वो बहका रही है। नहीं हिमांशु जी, मैं इसलिए विषय उठा रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये विषय आ रहे हैं तब उठ रहे हैं। ये सवाल ये नहीं है कि हम उठा रहे हैं, ये विषय आए हैं तब उठ रहे हैं। और निशांत जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, निशांत जी की एक बार टिप्पणी लेते हैं। जी निशांत जी। मृत्युंजय झा साहब, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, मैं आपको एक बात बता दूं, आप तो सिर्फ प्रवक्ता हैं। देश के सॉलिसिटर जनरल के वेणुगोपाल ने तो सुप्रीम कोर्ट तक में ये कहा कि वहां पे खालिस्तान प्रेरित लोग और खालिस्तानी आ गए हैं। आप ये देश को बताना चाहेंगे झा साहब कि इस समय जो इतनी बड़ी बड़ी बातें पूरे प्रोग्राम में आपने करी, अगर आपको ये पता है, आपकी पार्टी और आपकी सरकार, देश की सरकार को ये पता है कि वहां एक भी खालिस्तानी है झा साहब, तो आज आप बताइए नड्डा क्या है ये नहीं पूछता,
तो इस देश के गृह मंत्री, जिनका काम है टेररिज्म को संभालना, इस देश के खिलाफ आते टेररिज्म को रोकना, अगर खालिस्तानी दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, तो मैं पूछता हूं कि अमित शाह कौन है? कौन है अमित शाह, जिसने टेररिस्ट नहीं पकड़ पाया और देश का सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में बोलता है कि वह खालिस्तानी है? थोपने वाले कानून बंद करो। आप कितने कानून थोपोगे? जीएसटी थोपा, आप नहीं संभाल पाए। काले धन की बात करी, आप नहीं संभाल पाए। आर्टिकल 370 का नाटक किया, आप नहीं संभाल पाए। आपने जो भी इस देश को देने की कोशिश करी, तो निशांत जी ने एक मौलिक प्रश्न उठाया है। निशांत जी का मौलिक प्रश्न यह है कि अगर देश की सरकार की ओर से कोर्ट में यह बात कही जा रही है कि वहां पर खालिस्तानी आए हुए अर्थात आतंकी आए हुए, तो सरकार ने अभी तक उनके संदर्भ में कार्रवाई क्यों नहीं की? मृत्युंजय जी, इसका जवाब तो आपको देना है। एक सवाल आपसे और करना है। राहुल गांधी से पूछे गए सवालों के संदर्भ में, चाइना के संदर्भ में यह विवाद है, यह सवाल है इस समय देश की जनता के बीच में कि जब इतनी मजबूत सरकार के हाथों में देश सुरक्षित है, तो चीन भारत की सीमा के अंदर दाखिल कैसे हो रहा है? कल ही एक खबर इस प्रकार की भी थी कि अरुणाचल के अंदर 5 किलोमीटर अंदर एक गांव ही चीन ने बसा लिया है। इसको लेकर सवाल उठा। जवाब में जेपी नड्डा जी ने कहा है कि जवाब तो इस बात का दीजिए कि 1962 में इतने 1000 किलोमीटर जमीन कैसे चीन के पास चली गई पंडित नेहरू के चलते। दो सवाल है आपसे। 1962 में जो हुआ उसके लिए पंडित नेहरू जवाब दे, और वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए किसको जवाब दे करे? अभी कोई सवाल करते हैं तो आप सवाल उठा देते हैं कि सेना पे सवाल करते हो। 1962 में भी यही सेना थी, इस सेना के होते हुए भी ऐसा हो गया, तो आप सब टिप्पणी किस पे कर रहे हैं, भारतीय सेना पर या पंडित नेहरू पर? सवाल है आपसे। आप अपने संदर्भ में सवालों को कब तक अतीत में उघाड़ते रहेंगे, ये जानने में दिलचस्पी है हमारी। निश्चित रूप से हिमांशु जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज उन्होंने अमित शाह पर टिप्पणी कर दी, निशांत जी ने भी, और आपने जिक्र की कि आखिर गृह विभाग क्या कर रहा है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस आंदोलन में, चल रहे आंदोलन में, आखिर भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले के फोटो लगे कैसे? मैं ये कह रहा हूं कि आखिर सुधा भारद्वाज के फोटो क्यों लगे? मैंने ये विषय उठाया है कि आखिर इनके संरक्षण में अगर फोटो लगे और इसके पीछे लोग करें तो ये गलत है, नंबर 1। दूसरी बात आपने कही, आज चाइना के विषय को लेकर हम आज से नहीं उठा रहे हैं, पंडित नेहरू जी के जमाने से इस विषय को हम उठा रहे हैं और बड़े बड़े इसके आंदोलन भी हो। आज हमने सरकार में रहकर एक बड़े कदम उठाकर चाइना के भीतर घुस करके कार्रवाई करने का काम किया बॉर्डर के अंदर। फिर हमने अभी तक पूरी कार्रवाई उस प्रकार से चौकसी बरती है, हम एक्शन ले रहे हैं, हमारा मूड स्पष्ट है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारा रक्षा विभाग पूरा इस विषय को खुलकर सामने आया है। चाइना के खिलाफ सारे विषय हमारे सामने हैं। हमने ये कहा कि आपके कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर लंबे समय तक रही, आपने क्या किया, आप अपने जमाने में क्या किया? आप जब प्रश्न उठाते हैं तो हम जरूर उन पुरानी बातों को टिप्पणी करते हुए आज का कोटेशन जरूर करते हैं, क्योंकि हम आज जो कर रहे हैं ये भी देश की जनता को पता होना चाहिए, और कल कांग्रेस ने क्या किया ये भी लोगों जनता के बीच में चर्चा होनी चाहिए। ये विषय मेरा संदर्भ है। अगर ये सवालों में जाएंगे बहुत विस्तार हो जाएगा। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस ने क्या किया? गोवा की मुक्ति दिलाई। इंदिरा गांधी ने क्या किया? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा के दिए। इंदिरा गांधी ने क्या किया? सिक्किम का भारत में विलय कराया। आपके संदर्भ में सवाल यह है, चीन के खिलाफ बहुत मजबूती से आप टिके हुए हैं, पर चीन की सेना भारत की सीमा में अंदर आकर पिछले 8 महीने से बैठी है। हम केवल अपनी बची हुई सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। लोग इसका उत्तर जानना चाहते हैं। आपने कह दिया नेहरू जी ने क्या किया था, क्या इससे जवाब मिल जाएंगे? आपने बड़े आसानी से अभी खालिस्तानी के संदर्भ में कह दिया कि अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, हमने ये पूछा। हमने तो केवल इतना जानना चाहा कि इतनी हजारों की संख्या में 56 दिन से लोगों की मौजूदगी है और वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। इसको लेकर आपका मन नहीं करता कि उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें? आप आंदोलनों के जनक रहे हैं, आप स्वयं आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं, आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं जो आंदोलनों की जन्मस्थली रही है। इतने लंबे समय तक इतनी शांति के साथ, इतने अनुशासन के साथ, इतने व्यवस्थित तरीके से किसी आंदोलन को आपने कभी साक्षी बनने का मौका मिला? आपको नहीं लगता है कि हमें उन किसानों के संदर्भ में संवेदना के साथ में व्यवहार करना चाहिए, ना कि 4 लोगों के द्वारा कभी एक तख्ती उठा दी गई थी उस पोस्टर को ही गाते रहना चाहिए? उसके संदर्भ में आंदोलनकारी स्पष्ट कर चुके, यह हमारी भावना नहीं, हमारा इनके प्रति साथ नहीं। और क्या चाहते हैं आप? हिमांशु जी, यही कारण है, इतने सक्षम सरकार, सारे विषयों पर बड़े बड़े निर्णय लेने वाली सरकार, कई राउंड
भारत के किसानों को बुलाकर, किसान संगठनों को बुला करके वार्ता करने का काम कर रही है। क्या सरकार का ऐसा मन नहीं है? अभी तो आप इन्हें आड़तीय करार दे रहे थे, आड़तियों को द्वारा प्रेरित आंदोलन करार दे रहे थे, अब अचानक संवेदनशील बताने लगे। विनोद अग्निहोत्री जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं हम आखिरी दौर में। जी विनोद जी, आपकी टिप्पणी। मैं खाली इतना याद दिला दूं मृत्युंजय जी को कि मृत्युंजय जी, जेपी आंदोलन भी खाली बिहार में था, उसको बिहार आंदोलन भी कहा जाता है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ा था। और जयप्रकाश जी, और सुनिए, जयप्रकाश जी ने क्या कहा था? सेना और सुरक्षा बल सरकार के आदेशों को न माने, अनुचित आदेशों को, यानी सीधे सीधे बगावत की बात कही थी। और तब इंदिरा गांधी को बहाना मिला था इमरजेंसी लगाने का, लेकिन किसी ने जेपी को देशद्रोही नहीं कहा। और बता दूं आपको, राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघ के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि भारत के संविधान को समुद्र में फेंक देना चाहिए, किसी ने उनको देशद्रोही नहीं कहा। तो आंदोलनों में कई तरह के तत्व आ जाते हैं। किसी ने मान लीजिए खालिस्तान का एक झंडा अगर लगा भी दिया तो अति उत्साह में या उन्माद में या मूर्खता में या बेवकूफी में या किसी, तो उससे पूरा आंदोलन नहीं हो जाता है खालिस्तानी या पाकिस्तानी। आंदोलन की मूल भावना और मूल नेतृत्व तो देखा जाता है। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन आंदोलनकारियों के साथ इस देश की सरकार 10-10 दौर की बातचीत कर रही है, उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उन्हें देश विरोधी या आड़तियों का बात कैसे कह लेते हैं। और अगर इस बात पे भाजपा इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि ये किसान है ही नहीं, तो देश को ये जानने में दिलचस्पी जरूर रहेगी कि फिर ऐसे लोगों के साथ बात करके सरकार अपना समय खराब क्यों कर रही है। बहरहाल महत्वपूर्ण बात जो आज इस कार्यक्रम के संदर्भ में वो ये कि राहुल गांधी और जगत प्रकाश नड्डा जैसे जिम्मेदार नेता एक दूसरे के संदर्भ में उठाए गए सवालों के अगर जवाब नहीं देंगे तो लोकतंत्र की बुनियाद को हम मजबूत कैसे रख पाएंगे। कार्यक्रम के इस निष्कर्ष के संदर्भ में हम एक मत है कि जब भी कोई सवाल हो उनके जवाब देने के लिए नेताओं को तत्पर होना चाहिए, ना कि उन सवालों के प्रति प्रश्न में उस नेता की हैसियत पर सवाल करना चाहिए। कभी राहुल गांधी को पप्पू बताते हुए सवाल किए गए, कभी नड्डा कौन है ये कहकर सवाल किए गए। ये सवाल उठा देने से आपकी अहमियत बढ़ नहीं जाती, बल्कि आपकी अहमियत कितनी रहे इस पर सवाल उठ जाता है। उम्मीद है नेता इस बात को समझेंगे और इस देश की जनता जो जवाब जानना चाहती है उसको जवाब देने के लिए तत्पर होंगे। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर मौजूदा हालात को समर्पित कि सवाल यह है हवा आई किस इशारे पर। सवाल यह है हवा आई किस इशारे पर, चिराग किसके बुझे, ये सवाल थोड़ी है। नादिम नदीम ने जो ये कहा था वो दरअसल इस देश में उठने वाले सवालों पर बड़ा मुफीद है। सवाल जो उठते हैं वो वाकई उनके होते हैं जिन्होंने सवाल पूछे, या किसी और के इशारे पर ये सवाल सामने आते हैं। निश्चित रूप से इस रहस्य को सुलझना ही चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सादर प्रणाम।